नमस्कार। आप ये समझो कि अब हमारा जो है ये एक्ट चालू होता है। बस अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी तक जो 2 लेक्चर बनाए गए वो तो आपको सब प्रस्तावना समझाने के लिए थे। आज हम प्रस्तावना भी थी, लेकिन एक प्रश्न पिछली बार विशेषताओं वाला बताया। तो हमारा जो लेक्चर नंबर है, सेमेस्टर फर्स्ट है ये, एलएलबी का फर्स्ट ईयर का। मेरा यूनिवर्सिटी का कोड नंबर 102 और 2002 को ये हमारे लेक्चर्स कवर करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में है ये, और ये उद्देशिका आज आपको बताई जाएगी कि हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है, इसका क्या महत्व है, ये हमारे राजनीतिज्ञों को क्या कहती है, और हमारा संविधान हमें जनता को क्या देना चाहता है, और जनता से क्या आशा करता है, जनता को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी बातें ये हमारा संविधान की उद्देशिका आपके सामने प्रस्तुत करेगी। उद्देशिका के विषय में सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको ये बता दूं। एक हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री सुब्बा राव साहब हुए हैं, भूतपूर्व न्यायाधिपति श्री सुब्बा राव जी। उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में क्या उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो जरा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख। जब किसी जजमेंट में, किसी काम में कोई लीगल क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनके सामने रखा गया कि संविधान की उद्देशिका क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, ये क्या है, तो उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन दी है, जो मतलब उन्होंने इसको परिभाषित किया है अपने हिसाब से। उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। अर्थात उद्देशिका क्या है, कोई राष्ट्र को कैसे संचालित किया जाए। कोई संविधान कह रहा है, संविधान कह रहा है कि उसके क्या आदर्श होंगे, क्या उसकी आकांक्षाएं, क्या महत्वाकांक्षाएं, क्या आकांक्षाएं करता है, वो का उल्लेख करती है। सर्वोच्च न्यायालय फिर कहता है किसी और केस में, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, अर्थात अंबेडकर साहब की जो कमेटी थी, उसके क्या विचार थे भारतवर्ष के प्रति, क्या सोच रखते थे वो लोग, उनके विचार क्या थे, वो राष्ट्र को कहां ले जाना चाहते थे, उनके क्या उद्देश्य थे, उनको अगर हम जानना चाहें तो उद्देशिका को पढ़कर समझ सकते। आप भी अपनी किताब में ये उद्देशिका को देखें, और कई बार इस पर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन मिलता है एलएलबी के स्टूडेंट्स को। वैसे पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है। देखिए, एक तो होता है कि हम इसकी एक एक लाइन, एक एक आर्टिकल अपना महत्व रखता है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगे तो इसकी एक एक लाइन का तर्जुमा निकाला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन क्या होता है कि उनके पास फिर वो उसी हिसाब से टाइम होता है, उनका जो पॉइंट होता है वो सीमित होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज पर बहस चलती है तो वो तो पॉइंट बना लिया उन्होंने। मान लो किसी को पुलिस कस्टडी में पीटा गया, तो वो पॉइंट बना लेते, तो उन पर टाइम होता है कि उस पर बहस तैयार कर ले, वो तब वो करके जाते हैं। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हमें यह है कि वो एग्जाम में पास होना भी है और टाइम भी कम होता है। एग्जाम में भी पास होना है, टाइम भी कम है, तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। तो हम जो आपको ये पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में किस तरीके से एलएलबी के में आप सफलता हासिल करें। तो जरा उद्देशिका को मैं एक किताब से पढ़ता हूं। देखिए, मैं भी
किताब से पढ़ता हूं, कुछ बातें याद हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बहुत वो एक्सपर्ट हूं। तो ये उद्देशिका की जो डेफिनेशन या उद्देशिका जो हमारे उसमें बताई गई है, उसको मैं किताब से निकाल के आपको एक बार जरा मैं पढ़ दूं। देखिए, किसी भी उसको समझने के लिए पहले बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। संविधान समझ रहे हैं तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में विशेषताएं वगैरह बताई, तो आप उससे समझ में आएंगे आपको। फिर आपको ये समझ में आएगा संविधान में हम पढ़ेंगे क्या जा रहे हैं। अब ऐसी उद्देशिका को समझ लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की सम्मान समानता समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। ये है जनाब वाले उद्देश्य। अब हिंदुस्तान में जो संसद चलेगी या संसद कानून बनाएगी, वो समाज के हित के ध्यान रखते हुए बनाई जाएगी। तो इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है? अब आप देखिए कितने सारे पहलुओं को इस उद्देशिका ने, मैं कहता हूं अगर इस पे लेक्चर आए तो इस उद्देशिका को ही लिख लो, याद कर लो, केवल इसी को रख लो और डेवलप कर लो। पूरा संविधान तो बता ही दे रही है। क्या कहती है साहब? प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी, यानी प्रभुत्व संपन्न, ये मीनिंग, ये जो शब्द है बहुत वाइड शब्द है। समाजवादी ये भी अपने आप में, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक ये भी अपने आप में एक अलग ही डेफिनेशन देता है। गणराज्य, तो 4 शब्दों की डेफिनेशन ही पहले बता दूं मैं आपको, यही आपको क्लियर हो जाए पहले तो ये हमारी उद्देशिका है। आप इसे अपनी किताब से रटें, याद करें, क्योंकि इसका ऐसा का ऐसा ही लिखना जरूरी है। एग्जामिनेशन में अगर ये आ जाए संविधान की उद्देशिका, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। देखो यहां जो मैं बता रहा हूं उसमें तो आप शब्दों का हेर फेर कर सकते हो, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। बिना याद करे आपका साधन नहीं बनता, इसमें नहीं बनने का। उद्देशिका मैं एक शब्द नहीं हटा सकता, मैं न घटा सकता, न आपसे कह सकता। क्योंकि इसमें एक शब्द का घटना बढ़ना ही सारे हमारे तो संविधान का ही नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको, अगर आपको पेपर आए उद्देशिका पर आते हैं एलएलबी में, अगर मेरठ यूनिवर्सिटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, अरे हाँ, अब तो मैं गलती हुई, अब तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नाम है जनाब, श्री चौधरी चरण सिंह साहब यूनिवर्सिटी है। पहले थी इसका नाम कभी मेरठ यूनिवर्सिटी, जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे उसके, तब ये कहलाती थी मेरठ यूनिवर्सिटी। लेकिन हमें वही नाम याद आता है, मेरठ यूनिवर्सिटी रहता है, क्योंकि हमने वहीं से पढ़ाई की थी। तो ये डेफिनेशन आपको सर पूरी की पूरी आपको याद करनी होगी और लिखनी होगी। अगर ये आपने डेफिनेशन याद करके लिख दी तो फिर कुछ नहीं, ये अपने आप में डेवलप हो जाएगा हिस्सा। तो फिर मैं अपने नोट्स से चालू करता हूं। तो ये मैंने आपको बताई कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी, जानने की कुंजी है। ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है। ये अपने आप में ही पूरा संविधान बता रही है कि हमारा संविधान चलेगा कैसे। उद्देशिका का संविधान में महत्व,
देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का विखंडित निर्णय है। विखंडित भी तो समझते हैं, कंट्राडिक्टरी यूज है। उद्देशिका का संविधान में क्या महत्व है, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णय अलग अलग हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य आपको दोनों ही बताने का है। आपको संविधान की राय भी तो बतानी पड़ेगी ना। सर्वोच्च न्यायालय तो हमारा कस्टोडियन ऑफ, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? कस्टोडियन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट एंड टू प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे तो संविधान की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, हम लोगों का, नागरिक। लेकिन जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, एनफोर्समेंट कराने वाली और सबसे पहले जुडिशरी वाली, इन सब का मिलकर इसके प्रति उत्तरदायित्व बनता है। तो चलिए मैं आगे चलता हूं। देखो 10 मिनट, जरा सी देर में तो 10 मिनट हो जाए, मतलब क्या तो पढ़ा लूं और क्या कर लूं, मेरी समझ नहीं आता। अभी 1.5 लाइन पढ़ाई नहीं है और ये 10 मिनट हो गए, 30 मिनट में ओवर हो जाएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845 पन्ने पे कहता है, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी ने एक निर्णय दिया जो AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1960 सुप्रीम कोर्ट 845 पेज पर प्रिंटेड है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। देखिए अब क्या, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है ऐसा कहा, लेकिन आगे भी तो सुनना जरा सा, ऐसा नहीं है कि यही हुआ। उद्देशिका संविधान का प्रेरणा सूत्र भले ही कहा जाए, किंतु संविधान का भाग नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का सूत्र है और न ही उस शक्ति को किसी भांति कंट्रोल्ड और मिनिमाइज करती है। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का सूत्र है और न ही उस शक्ति को किसी भांति कंट्रोल और मिनिमाइज करती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में, जो मैंने 1960 में पढ़ा, उसमें यह निर्णय ऐसा आया। मैंने तो भी कहा ना, विखंडित व्यू है। लेकिन केशवानंद भारती के निर्णय में, केशवानंद भारती शायद वर्सेस केरला सरकार का एक मुकदमा था, जो AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461, शायद देख लेना, केस में बड़ा फेमस केस है, मिल जाएगा फोन में, क्योंकि कई बार नंबरिंग में गड़बड़ हो सकती है पेजिंग की उतारने में। लेकिन फेमस केस है केशवानंद भारती के नाम से, AIR 1973। इस निर्णय ने 1960 में दिए निर्णय को उच्च न्यायालय ने पलट दिया। उद्देशिका संविधान का एक भाग है, उद्देशिका संविधान का एक भाग है। अब ये मैं उद्देशिका के महत्व पर बता रहा हूं आपको। किसी अन्य नियम अधिनियम में इसका महत्व हो न हो, पर संविधान में इसका काफी महत्व है। उद्देशिका, जब भी कोई एक्ट बनता है, हर एक्ट में, जो कोई सा भी एक्ट देखें आप, हिंदुस्तान में जितने भी एक्ट बने हो भारतवर्ष में, उन सब में एक्ट की डेफिनेशन, जब स्टार्ट करोगे डेफिनेशन से पहले, तो एक प्रस्तावना लिखी हुई होती है और उसमें एक्ट के ऑब्जेक्ट वगैरह बताए जाते हैं कि एक्ट की क्या ऑब्जेक्ट होंगे, ये कैसे बना, कहां निर्णय हुआ, किस बातों में क्यों बनाया जा रहा है, महिलाओं की रक्षा के लिए है, पुरुषों की रक्षा के, किस चीजों की रक्षा के लिए ये एक्ट बनाया जा रहा, तो प्रस्तावना होती है, उसमें उद्देश्यता होती है उसकी। तो ये कहते हैं, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट कहती है, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, किसी अन्य में होता हो ना होता हो, भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता अपनी अपनी जगह है, इसकी उपयोगिता पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। पानी ले लिया जाए सर थोड़ा सा। अपने निर्णय में कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत ढांचे में नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
सर्वोच्चतम न्यायालय, आदरणीय सर्वोच्चतम न्यायालय अपने निर्णय में कहते हैं कि संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत ढांचे में नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं आप, यू आर परमिटेड, लेकिन उसका जो मूल थॉट है, थिंकिंग है, धारणा है, विचार है, आकांक्षाएं हैं, वो नहीं आप चेंज कर सकते, वो आपको पावर नहीं दी जाती भाई साहब। इस निर्णय का अनुसरण आगे के निर्णयों में भी हुआ है। तो ये उद्देशिका के महत्व को मैंने दोनों जजमेंट आपको कोट करने के लिए दिए। पहले क्या कहा गया सर्वोच्च न्यायालय, देखिए, लॉ ऑलवेज ए मैटर ऑफ डिस्कशन, और चेंज भी हो सकती है परिस्थितियां, विचार है ये, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, इसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। और एक और बात है, हर मनुष्य की सोच का एक टाइम होता है। जवानी में आपके विचार की सोच और होगी, बुढ़ापे में सोच और होगी, और जब समाज में उपद्रव हो रहे हो तो सोच और होगी। एक नॉर्मल सा नियम है कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति को मार देती है शांति के टाइम में, बिल्कुल शांति चल रही है देश में, तो सोचनी और है। लेकिन एक जगह दंगा फैला रखा, लोगों ने डकैती डाल रहे, कत्ल हो रहे हैं, और ऐसे में पुलिस वहां लगी हुई है शांति बनाने के लिए, उसमें एक आध आदमी मर जाता है। तो निर्णय देते वक्त कई बार यह आता है कि हो सकता है पुलिस को मजबूरी में मारना पड़ा और आवश्यकता हो मारना उस व्यक्ति को, या शायद वो आतंकवादी गतिविधि में, तो उस समय परिस्थितियों में फर्क पड़ता है। तो उस समय क्या परिस्थिति रहेंगी, तो इंटरप्रिटेशन इज ए मैटर, डिफरेंट मैटर। अब थोड़ा सा आगे चलते, केशव राम में बातें हो गया। उद्देशिका की उपयोगिता क्या है, उद्देशिका के फायदे क्या है, यह भी हमें थोड़ा सा यहां पे समझना चाहिए। नंबर एक बात तो ये संविधान का सूत्र है, ये हमें बताती है कि संविधान का सूत्र क्या है। संविधान के सूत्र के बारे में उद्देशिका प्रस्ताव डालती है, क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को, क्या डेफिनेशन है स्टार्टिंग इसकी, हम भारत के लोग, तो इट मींस इस संविधान का जो सूत्र है वो भारत की जनता है। इसके अंदर जो भी किया जाएगा भारत के जनता के वेलफेयर के लिए किया जाएगा। तो उस जनता का सूत्र क्या है, ये संसद में वही बैठेगा जिसे भारत की जनता चाहेगी, फालतू के फंड के आदमी नहीं बैठा ले जाएंगे, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बैठा ले जाएंगे नेतागण, सरकारी कर्मचारी लूट करने के लिए नहीं बैठाला जाएगा संवैधानिक पदों पर। तो ये संविधान का सूत्र है उद्देशिका। जनता ने संविधान के माध्यम से अपनी महान इच्छा को व्यक्त किया है, जनता ने संविधान के माध्यम से अपनी महान इच्छा को व्यक्त किया है। वास्तविकता भी यही है कि सारी शक्ति जनता में निहित है। ये मैं आपको ही बता रहा हूं कि किस तरीके से संविधान का सूत्र है उद्देशिका। एक सरकार का आना व जाना जनता की इच्छा, एक सरकार आएगी या जाएगी जनता की इच्छा के बहुमत पर निर्भर करता है। हमारे देश में एक सरकार पिछले 70 सालों से चली आती थी। यूपी में एक शासन चला आता था बहुत सालों से, कई साल रहा। किस कदर से लोगों की जमीनों पर कब्जे होते थे, दी बेटियां छेड़ी जाती थी, क्रिमिनलों का साम्राज्य स्थापित हो गया। भारत की जनता ने उसे उखाड़ फेंका और एक दूसरा शासन लाया गया। तो कहने का मारूजा ये है कि संविधान का बहुत बड़ा सूत्र है उद्देशिका। मैं नहीं कह रहा, ये तो कह रहा, किताबें कह रही है, जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं तुम भी देख लीजिए, कुछ विचार मेरे भी, और मेरे विचार तो संविधान से ही है। आपने देखा होगा सरकारें आती जाती हैं लेकिन संविधान वही का वही है, जो बुरा करेगा भुगतेगा। इसमें एक शब्द आया लोकतंत्रात्मक,
इसको भी समझ लें, बड़ी फेमस डेफिनेशन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार को होती है लोकतंत्र में। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार होती है लोकतंत्र में। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अर्थात जनता ही अपना वो करती है। प्रभुत्ता संपन्न है ये संस्था। हमारा संविधान के उद्देश्य क्या में लिखा, प्रभुत्ता, एक वर्ड आया प्रभुत्ता संपन्न। प्रभुत्ता का मतलब समझो आप पहले तो। प्रभुत्ता का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसको ऊपर कोई अपने नियम नहीं थोप सकता, ना तो अंदर का व्यक्ति, ना बाहर का व्यक्ति। ना तो अंदर का व्यक्ति अर्थात एक स्वतंत्र आदमी। यहां आदमी से मैं देश की बात करता हूं। तो हमारा देश प्रभुत्ता संपन्न देश होगा, जिसकी सरकार, उसका, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी भी बाह्य दबाव में नहीं चला। किसी बाह्य दबाव, आतंकवादी का दबाव, गुंडे का दबाव, किसी के प्रेशर में नहीं चलेगी, बल्कि सरकार जनता के दी गई वोटों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और विचार को ध्यान में रखते हुए चलेगी, राष्ट्रहित में चलेगी। तो ऐसा व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न कहलाता है, जो इंडिपेंडेंट, बिना किसी हेल्प के, बाहरी तत्व के अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, और उसके आदेश जहां पर वो है सॉवरन है, और उसके आदेश मान्य होंगे और मानने पड़ेंगे। तो सॉवरनिटी का मतलब है जहां हम बिल्कुल बाह्य प्रेशर से मुक्त हो और हमारी इच्छा सर्वोपरि हो हमारे अध्यक्ष की। तो प्रभुत्ता संपन्न भारत किसी भी रूप में आंतरिक या बाह्य किसी अन्य देश की सत्ता के अधीन नहीं है। वह किसी के साथ संबंध रखेगा ये उसकी मर्जी है, और किसके साथ नहीं रखेगा ये उसकी मर्जी। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसमें हमारे एक वर्ड आया उद्देश्य का में, पंथ निरपेक्ष। ये मैं आपको उद्देश्य का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। मैंने सारे शब्द जो है ना इसी में लिखे हुए, मैं तो उन शब्दों को आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे नहीं है कि जैसे मैं, देखो किताबों में क्या होता है, किताब को तो मोटी करने के लिए लोग 20-20, 25-25, 50-50 पन्ने लिखते हैं। हम लेक्चर बना रहे हैं, यहां हम पन्ने भरने के लिए नहीं है। और एग्जामिनेशन में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पन्ने नहीं देखता कोई भी। इसमें आपने लिखा क्या है, आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 20 के 20 ही नंबर मिलेंगे यदि आपने कायदे की बात लिखी है। और कहानी लिखते रहो, कितनी स्टोरी लिख लो, कुछ नहीं आनेगा। आप तो इसके डेफिनेशन को, पंथ निरपेक्ष, एक एक शब्द को सुनो। पंथ निरपेक्ष, पंथ मीन्स धर्म, निरपेक्ष मीन्स उदासीन। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म के प्रति उदासीन, अर्थात सबके लिए, सबके धर्म की इज्जत करनी है और सबका धर्म का सम्मान करना है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सारे धर्म हमारी दृष्टि में, राज्य की दृष्टि में समान होंगे। तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। आजकल बड़े लोग नाराज हैं सेकुलर कंट्री होने से। रे सेकुलर कंट्री है, ये सेकुलर है वो, और धार्मिक जहर बांट रहे हैं। तो धार्मिक जहर भाई इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में धार्मिक जहर फैलाओगे तो पकड़े जाओगे। राज्य का कोई धर्म नहीं, सर्व धर्म का सम्मान हो करेंगे। स्पेशल नहीं कि किसी धर्म गुरु को बुला लिया जाएगा देश में। ठीक है, आप अपना धर्म मानो, दूसरा अपना धर्म माने, लेकिन दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करो। आगे चलते हैं, सिर्फ बचे टाइम हम पे 6 मिनट बचे। समाजवाद, देखिए हर शब्द का शब्द बता रहा हूं। लोकतंत्र का बताया मैंने, प्रभुत्ता संपन्न बताया, पंथ निरपेक्ष का बता रहा हूं, मतलब समाजवाद का। ये अगर शब्द आप समझते रहोगे ना, तो ये पूरा संविधान जब पढ़ोगे तो आपकी सब समझ में आ जाएंगे। समाजवाद, समाज,
समाज अर्थात सोसाइटी, लोग, व्यक्ति। समाज किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का कोई समूह समाज कहलाता है। क्या है? कोई भी व्यक्ति जहां रहते हैं, अब रहने में वो गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है और पूरा इंडिया भी हो सकता है। तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो समाज कहलाते हैं। और समाजवाद एक पूरा वर्ड है कि कमजोर वर्ग में कर्मचारी और या कामगार के जीवन के स्तर को ऊंचा करना ही सरकार का फर्ज है। समाजवाद का मतलब क्या है? इकोनॉमिक इक्वलिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली। अगर समाज राष्ट्र को कोई आय होती है या पैसा आता है तो उस पैसे का वितरण समाज के लोगों में उनकी योग्यता, मेहनत, परिश्रम के अनुसार बंटना चाहिए। ये नहीं कि आप नेताजी बन गए तो आप पूरे देश को लूट लो और मोहल्ले वालों के जूते मारो, या दूसरे बिरादरी के लोगों का गला घोंट दो, या पड़ोसी के डंडे मार लो। यहां ये कहना चाहता है समाजवाद से, ये नहीं है कि आपने पूरे सारे अपनी बिरादरी के आदमी को नौकरी दे दी सारी जगह अपनी बिरादरी के नाम। तो समाजवाद का मतलब यह है कि इकोनॉमिक इक्वलिबिलिटी अर्थात आर्थिक रूप से सबको संपन्न बनाने की कोशिश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इक्वली। औरत पर आदमी है मान लो, या एक नौकरी में दो प्रकार के आदमी, तो उनकी सबकी समान रूप से उन्हें सोचना और उनका जीवन का स्तर कैसे ऊंचा किया जाए। अर्थात कमजोर वर्ग है उसे कैसे उठाया जाए। जैसे हमारे यहाँ अमीर हैं उनको राशन नहीं दिया जाता एजेंसी पे, लेकिन जो कमजोर वर्ग है, गरीब है, जिसके घर में विकलांग है, कोई विधवा स्त्री है, तो उनको राशन मुफ्त या बहुत कम पैसों में दिया जाता है। और सभी लोगों को दिया जाता है। पहले तो बहुत लोग राशन लेते थे, लेकिन अब जो वर्तमान सरकार आई है, जब से मोदी जी ने कहा कि भाई छोड़ो इसको राशन लेने को, तो बहुत सारे लोगों ने गैस सिलेंडरों में से सब्सिडी वगैरह छोड़ी है। लोगों का अमीरी का स्तर भी बढ़ा है, तो लोगों ने इसको बंद भी किया है। तो समाजवाद का मतलब है कमजोर वर्ग व कर्मचारी व कामगारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना ही सरकार का मतलब समाजवादी व्यवस्था लाना चाहिए। यह भी हमारी उद्देश्यता कहती है। अखंडता, हमारे जितने भी राज्य हैं, भारत राज्य का संघ होगा। भारत राज्य का संघ होगा, या ये भी कहते हैं कि भारत राज्य का परिसंघ होगा। भारत राज्य का संघ होगा अर्थात भारत में राज्य जो हैं उनका एक परिसंघ है। भारत परिसंघ वर्ड भी यूज ही करते हैं हम, लेकिन यहां भारत को ऐसे ही समझे, भारत राज्य का एक संघ होगा। अर्थात जितने भी हमारे राज्य हैं उनका जो संघ है वो भारत कहलाएगा। इस समय 28 राज्य हैं, पहले कुछ कम थे, अब 28 राज्य हैं इस समय, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शायद 8 हैं, पहले शायद 7 थे, इस समय थोड़ा सा 8 है। भारत राज्य का संघ होगा। किसी भी व्यक्ति को देश की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने का वर्जित है, अखंडता की बात करता है। आप यह डिमांड नहीं कर सकते कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। जैसे कुछ राज्य हैं मांग रहे हैं डिमांड, बैठ के तो कनाडा में और डिमांड चलती है यहाँ पे उनकी, उन्हें चाहिए अखंड राज्य हमारे देश में, भारतवर्ष में। और जबकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस कुछ लोग। तो भारत राज्य का संघ होगा। किसी भी व्यक्ति को देश की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने का वर्जित है। अरे सही काम करो, राष्ट्र के हित में करो, राष्ट्र के पक्ष में बोलो। गलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, चैलेंज करो उसके। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो चैलेंज करो।
बाहर से बैठ के देश को तोड़ना चाहते हो? नहीं। तो भारत की अखंडता सर्वोप्रिय ये देश का कहती है। गणतंत्र, एक शब्द इसमें और आया, गणतंत्र उद्देश्य का। गणतंत्र का मतलब है कि जहां राजा की सरकार ना हो, जनता की सरकार हो। गणतंत्र का मतलब होता है भारत में राजशाही परंपरा नहीं होगी। वैसे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में राजशाही परंपराएं थी, और जहां भी राजशाही परंपराएं होगी वहां जनता के मूल अधिकार नहीं होंगे। ब्रिटेन में राजशाही थी, वहां मूल अधिकार नहीं मिले। रशिया में जार्ज का साधन था, जार्ज का शासन था, वहां लोगों को मूल अधिकार नहीं मिले। चलो मेरा टॉपिक पूरा करना मुझे। गणतंत्र, भारत में राजशाही परंपरा न होगी। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो 5 वर्ष तक सत्ता में रहते हैं, मतलब प्रमुख रहते हैं, और उसके बाद जैसा भी व्यवस्था बैठती है आगे भी चल सकते हैं। कार्यपालिका के यही अध्यक्ष हैं। संविधान का मुख्य कार्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शिक्षा, स्वतंत्रता, विचार, मत, विश्वास तथा अपनी मर्जी के धर्म अपनाने का है। सबका साथ, सबका विकास, रोजगार के समान अवसर, स्त्री पुरुष को समान वेतन, ये हमारी उद्देश्य का कहना हमें चाहती है। तो हमें लगे मिनट 30-31। तो मैंने जो अपने नोट्स तैयार करे हैं वो मैं भी आपको दिखा दूं। ये देखो, मेरे पे ज्यादा साधन नहीं है, मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं। आप इसमें से वो कर लेना, निकलवा लेना, रोक रोक के पढ़ लेना वीडियो। ये देखो, अगर आप इतना भी लिख देना पेपर में तो भी आपका काम बन जाएगा। ये 30 मिनट के लेक्चर में मैंने ये सब चीजें आपके लिए बना के तैयार की है। थैंक यू, नमस्कार।